नमस्ते बच्चों, आज आपका स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापक दीपिका सिंह आज आपको कोशिका से अंग तंत्र के भाग 2 के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। इससे पहले भाग 1 में मैंने आपको कोशिका से अंग तंत्र तक कोशिका के सभी भागों की चर्चा की थी, जिसमें पादप कोशिका, जंतु कोशिका और उसमें पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों के बारे में आपको बताया था। विभिन्न कोशिकांगों की रचना तथा उनके कार्य के बारे में पूरी चर्चा हमने पिछले भाग में की थी। आज के भाग में हम जानेंगे कि पादप और जंतु ऊतक क्या होते हैं और विभिन्न प्रकार के ऊतक जो पादप और जंतु में पाए जाते हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज आपकी विज्ञान की विशेष कक्षा में आपका स्वागत है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई जो भी मानव है या जंतु है, सभी का निर्माण एक छोटे परमाणु से हुआ है। परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, अणु मिलकर के सभी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं या समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और विभिन्न अंग, कई प्रकार के अंग मिलकर के एक अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र के द्वारा पूरा ये हमारा मानव शरीर का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोशिका होती है वो जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, क्योंकि छोटी छोटी प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के ही ऊतक का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं आकार में भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं और मिलकर के ऊतक बनाती हैं और ये ऊतक विभिन्न प्रकार के अंग और फिर अंग तंत्रों में हम देखें तो श्वसन तंत्र और उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे तंत्र हैं, उत्सर्जी तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है। सभी तंत्र मिलकर के एक मानव शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सभी पादप और जंतु का जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो क्या है, एक छोटी सी कोशिका है। अब मैंने अभी आपको बताया कि समान प्रकार के विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के ही ऊतक का निर्माण करती हैं। तो आइए जानते हैं कि ऊतक किसे कहते हैं। समान उत्पत्ति व समान रचना वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। जिनकी रचना समान हो और उत्पत्ति समान हो, उन कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। और ये ऊतक पादप में भी पाए जाते हैं, जंतु में भी पाए जाते हैं। जंतु में एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। उसी तरह पादप ऊतक में प्राविभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक पाया जाता है। इनकी संरचनाएं थोड़ी थोड़ी सी भिन्न होती हैं एक दूसरे से और ये विभिन्न प्रकार के अंगों में अलग अलग जगहों पर ये पाई जाती हैं। तो आइए इन पे हम धीरे धीरे चर्चा करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं, आइए पहले पादप ऊतकों पर चर्चा करेंगे और ये जान लेते हैं कि जो पादप ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के हैं और उनके भी आगे के कितने प्रकार होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पादप ऊतक विभज्योतिकी या प्रविभाज्य ऊतक होते हैं और स्थायी ऊतक होते हैं। तो विभज्योतिकी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक। क्योंकि इन्हें प्रविभाज्य ऊतक भी कहते हैं और विभज्योतिकी भी ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक में भी 2 प्रकार के होते हैं: सरल ऊतक और जटिल ऊतक। स्थायी ऊतक तो जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं वो पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। उसी प्रकार जटिल स्थायी ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जिसमें जाइलम ट्रैकिड, जाइलम में वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और फ्लोएम में चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर पाए जाते हैं। तो ये सभी प्रकार के ऊतक पादप ऊतकों में मिलते हैं। अब धीरे धीरे एक एक पर सभी एक एक ऊतकों को लेकर के उन पे हम चर्चा करेंगे। प्राविभाज्य ऊतक के बारे में अगर आपको बताएं तो प्राविभाज्य ऊतक क्या होते हैं? जो तने और जड़ होते हैं उनके जो पार्श्व भाग होते हैं उनकी वृद्धि को आप प्राविभाज्य ऊतकों के द्वारा उनकी वृद्धि होती है कि जो ऊतक उनके तनों में, साइड में और जड़ों में पाए जाते हैं। एक सबसे बड़ा उदाहरण आपकी किताब में दिया गया है कि आप जब प्याज है, ये देखिए प्याज का चित्र दिखाया गया है। तो प्याज के चित्र में आप देखिए, इसमें प्याज को जो जड़ वाला हिस्सा है पानी में डुबो करके उसको कई दिन तक रख देते हैं। तो धीरे धीरे जो जड़ होती है वो पानी से सभी पोषक तत्व ले करके ये अपना वृद्धि करने लग जाती है। तो प्राविभाज्य ऊतक का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण आपको प्याज के द्वारा आप घर में कोई एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हैं कि आप प्याज को डुबो के रख दें पानी में, तो 8-10 दिनों में उसमें अच्छी खासी जड़ों का विकास
हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि आप घर में भी प्राविभाज्य ऊतक को एक बार देख सकते हैं। आइए अब आगे प्राविभाज्य ऊतकों के बारे में बता देते हैं कि इन ऊतकों की कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता होती है। उन्हें विभज्योतिकी ऊतक कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, जड़ों का विकास धीरे धीरे होता है उसमें, तो जड़ें धीरे धीरे वृद्धि करती हैं, तो वृद्धि का विकास करने का जो क्षमता होती है वो किससे आती है, प्राविभाज्य या विभज्योतिकी ऊतकों के द्वारा होती है। विभज्योतिकी की कोशिकाओं के पास पतली भित्ति, अधिक कोशिका द्रव्य और स्पष्ट केंद्रक होता है, लेकिन रसधानी नहीं होती है। विभज्योतिकी की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, देखिए कितनी सारी कोशिकाएं हैं। ये एक जड़ का भाग दिखाया गया है और जड़ के भाग में आप देखिए कि इसमें कई सारी छोटी छोटी कोशिकाएं बनी हुई हैं, जिससे कि कोशिकाएं ये विभाजित करती हैं और जड़ और लंबाई में, या तना और लंबाई में वृद्धि करता है। उसी तरीके से ये तने के में भी देखा जाए तो तने में भी जो प्राविभाज्य का विभज्योतक है वो कई प्रकार का पाया जाता है। जो शीर्ष पर होता है उसे शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं, और जो शीर्ष से थोड़ा नीचे पाया जाता है उसे अंतर्विष्ट विभज्योतिकी ऊतक कहते हैं, और जो तने के पार्श्व में पाया जाता है, तने के साइड के एरिया में, तो उसे क्या कहते हैं, पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे प्राविभाज्य ऊतक किसी भी तने को मोटाई में और लंबाई में बढ़ाने में सहायक होता है। तो जब ये ऊतक पौधों में सिक्रीट होता है तो पौधे लंबाई में, चौड़ाई में बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं स्थायी ऊतक की। तो जिन कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है उन्हें स्थायी ऊतक कहते हैं, या ये कह लें ये विकसित ऊतक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा प्रकार के ऊतक होते हैं। अब पैरेन्काइमा की अगर हम संरचना के बारे में देखें तो पैरेन्काइमा कैसी कोशिकाएं होती हैं, ये लंबी कोशिकाएं होती हैं और जिनमें देखा जाए तो रसधानी बहुत बड़ी सी होती है। देखिए रसधानी तीनों कोशिकाओं में पाई गई है और बीच में इसमें बहुत सारा कोशिका द्रव्य जिसमें केंद्रक है, एक मध्य पटलिका है और कोशिकाएं कैसे कैसे रेक्टेंगल के हिसाब से ये देखिए ऐसे डिवाइड हो रही हैं। और इसमें अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश बहुत सारा पाया जाता है और ये भोज द्रव्य को अपने में क्या कर सकती हैं, भोजन के कणों को अपने के अंदर रख सकती हैं और जब कभी जरूरत पड़ती है कोशिका को भोज्य कणों की तो इसके द्वारा यहाँ से पहुंच जाता है। और ये बहुत लचीली होती हैं, कोशिका को मुड़ने में सहायक होती हैं और इसका बाहरी भाग बनाती हैं। अब कोलेनकाइमा के बारे में देखें तो कोलेनकाइमा की संरचना आप देख रहे हैं। कोलेनकाइमा की संरचना भी पैरेन्काइमा की तरह होती है। इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसके अंदर रसधानी होती है। रसधानी के चारों ओर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य होता है, इसी में केंद्रक पाया जाता है। एक पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में एक अंतर यह है कि दोनों कोशिकाएं समान होती हैं, पर कोलेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे ये भोजन का निर्माण स्वयं ही कर लेती हैं। और इनकी कोशिका और भित्ति के बीच में देखिए ये कोलेनकाइमा कोशिकाएं हैं, इनके बीच में कोई भी अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है और ये भोजन के कणों को अपने में बनाने में सहायक होती, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा बिल्कुल सटी हुई कोशिकाएं होती हैं। ये देखिए आपस में षटकोणीय आकार की, जिसमें सरल छिद्र युक्त युग्मक पाया जाता है, ये स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये तने को कास्ट मतलब बहुत ही कठोर, थोड़ी सी कास्ट कठोरता प्रदान करती हैं। अब आते हैं, अभी मैंने आपको सरल ऊतक के बारे में बताया जिसमें पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा कोशिकाओं की संरचना और उनके कार्य के बारे में बताया। अब आते हैं हम जटिल स्थायी ऊतक पर। जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं? जिन स्थायी ऊतक में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन्हें जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मिलकर के संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्राविभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक दो प्रकार के पौधों में ऊतक होते हैं। प्राविभाज्य ऊतक ग्रोथ करने के या कहते हैं वृद्धि के निर्माण में सहायक होते हैं, और स्थायी ऊतक क्या होते हैं, ये जटिल ऊतक होते हैं। ये विभाजित हो चुके होते हैं, अपनी चरम सीमा पर होते हैं, इनमें कोई भी विभाजन नहीं होता है, पर ये बहुत सारे कार्य क्षमताओं को सुचारू रूप से करते हैं, जिसमें कि आपने देखा कि ये फ्लोएम और जाइलम जो पौधे में पाए जाते हैं। फ्लोएम और जाइलम क्या होते हैं?
जो पौधे में पानी का संवाहन करते हैं और भोजन जो पौधे बनाते हैं उनको पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाते हैं। ये सारा काम जटिल स्थायी ऊतकों के द्वारा होता है। और ये जो फ्लोएम और जाइलम है, ये दोनों मिलकर के संवाहन बंडल का निर्माण करते हैं। यदि आप अपनी किताब में ये चित्र एक देखेंगे कि तने का संवाहन पुल, ये देखिए, तो इसमें आपने देखा कि कैसे फ्लोएम और जाइलम एक घेरे में पाए जा रहे हैं। यदि आप अपनी किताब को खोलेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि जो तने के संवाहन पुल है उसमें देखिए कैसे फ्लोएम और जाइलम एक रिंग में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये भोजन, ये जो पौधे होते हैं, क्योंकि इनका विकास हो गया होता है और पौधे को और जरूरी तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिसके द्वारा ये फ्लोएम और जाइलम उन तत्वों की पूर्ति के लिए सहायक होते हैं। अब बात करते हैं एक एक जाइलम और फ्लोएम पर। जाइलम पे पहले बात करते हैं। जो जाइलम होते हैं, जाइलम के अवयव के नाम है ट्रैकीड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ट्रैकीड और वाहिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। ट्रैकीड और वाहिकाएं नली के समान होती हैं। इनके द्वारा पानी और खनिज का संवहन होता है। पैरेन्काइमा का काम है भोजन का संग्रहण करना और जाइलम फाइबर का काम है सहारा देना। तो आपने देखा कि जो भोजन का जो जाइलम होता है वो क्या करता है, पानी को ऊपर पहुंचाता है, जिसमें कि आपकी ट्रैकीड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर मिल करके जाइलम का निर्माण करते हैं। और आपने ये भी देखा कि पैरेन्काइमा का क्या काम है, ये भोजन के संग्रहण का काम करते हैं इनमें। और जो जाइलम फाइबर पाया जाता है वो क्या करता है, इसका काम होता है कि पौधे को सहारा देना, कि तने में जो भी जल जा रहा है तो कैसे एक दूसरे के सहारे से पानी ऊपर तक की पहुंच जाता है। अब बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम के अवयव के बारे में जानते हैं। तो फ्लोएम के अवयव है चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। चालनी नलिकाओं की कोशिकाएं नली के समान होती है, इनकी भित्ति में छेद होते हैं। फ्लोएम का काम है भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम रेशों की कोशिकाएं मृत होती हैं, लेकिन फ्लोएम की अन्य कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो आपने देखा कि कैसे फ्लोएम क्या काम करता है। फ्लोएम जो है पौधों के विभिन्न भागों से जो भोजन पदार्थ बनता है उनको और अंगों तक पहुंचाते हैं, कि जिससे उनके और अंग कार्य करने में सहायक हो सकें। और यदि हम फ्लोएम को देखें कि फ्लोएम के अवयव क्या हैं, चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे, ये सभी मिलकर के फ्लोएम का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं जंतु ऊतकों के बारे में। अब भी आपने देखा कि पादप ऊतकों में कैसे जो प्राविभाज्य ऊतक है और स्थायी ऊतक है, उन्होंने पौधों के विभिन्न कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए अपनी जिम्मेदारी ले ली थी। उसी प्रकार से जंतुओं में भी विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिनके आधार पर मनुष्य के शरीर का और अंग तंत्रों का निर्माण होता है। आइए एक एक के बारे में इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है एपिथेलियम ऊतक, जिसे उपकला ऊतक भी कहते हैं। एपिथेलियम ऊतक को और किस नाम से जानते हैं, उपकला ऊतक के नाम से भी जानते हैं। यह प्राणी शरीर में आवरण अथवा रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। उपकला शरीर के अधिकतर अंगों एवं गुहिकाओं को आच्छादित करती हैं तथा विभिन्न देह तंत्रों को अलग अलग करती हैं। त्वचा, मुख का अस्तर, रुधिर वाहिनिकाओं, फुसफुस कूपिकाओं एवं वृक्क नलिकाओं के अस्तर सभी उपकला ऊतक के बने होते हैं। यदि आप विभिन्न प्रकार के जो हमारी त्वचा है या फुसफुस कोशिकाएं हैं, जितने भी आवरण वाली रचनाएं हमारे मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं, वो सभी किसके द्वारा निर्मित होती हैं, एपिथेलियम ऊतक के द्वारा निर्मित की जाती हैं। यदि आप इनके बारे में देखें तो ये क्या कार्य करते हैं, ये शरीर को आवरण प्रदान करते हैं तथा रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक कहलाते हैं। अब इनकी ये विशेष प्रकार के हैं, क्योंकि आपने देखा कि ये शरीर के विभिन्न अंगों में पाए जाते हैं और विभिन्न अंगों में इनकी रचनाएं भी थोड़ा सा अलग अलग होती हैं। कहीं पर अगर देखें तो शल्की उपकला, जिसकी कोशिकाएं षटकोणी भी होती हैं, अष्टकोणी भी होती हैं और सारा चर्म इस प्रकार की उपकला से ढका हुआ होता है। तो जहां पर जिस प्रकार की कोशिकाओं की जरूरत होती है वहां पर उस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। स्तंभाकार उपकला भी पाई जाती हैं, जिसके कोशाणु स्तंभ के समान होते हैं। आमाशय तथा आंत्र की भीतरी पृष्ठ पर इस प्रकार की उपकला कोशिका पाई जाती है। ग्रंथि उपकला, जो आंत्र की विभिन्न भित्तियों में रक्त ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाती हैं, यह स्तंभाकार कला का ही एक रूप है। जो ग्रंथिक उपकला है वो आंत्र की भित्तियों में पाई जाती हैं।
रोमिका में उपकला जिसकी कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं और जिसमें उनके सिरे जो होते हैं वो चपटे हुए होते हैं, जो प्राणी की ओर रहते हैं। सूक्ष्म बाल, सरीखे, तंतु निकले रहते हैं। ये क्रिया करते समय उसी प्रकार लहराते हैं जैसे खेत में लगे गेहूं या जौ की बालियां वायु प्रवाह के साथ लहराती हैं। इस क्रिया का प्रयोजन प्रणाली में प्रविष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है या उपकला समस्त वसा प्रणाली को भीतर से आच्छादित किए हुए होती हैं। यदि रोमिका में मतलब हमारे जो बाल पाए जाते हैं त्वचा के ऊपर, तो यहाँ पर किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? स्तंभाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें बाल जो है चिमटे के तरीके से निकले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना खेत लहराते हुए, तो अगर आप देखेंगे तो आपके जो रोमिका में बाल वगैरह हैं वो उसी प्रकार से लहराते हैं। फिर आगे देखते हैं संवेदिक उपकला का काम। संवेदिक उपकला का काम है संवेदनाओं को ले जाना। यह भी स्तंभाकार उपकला का ही रूप है। भीतरी कर्ण, जीवा के स्वाद कोश तथा कहीं कहीं चर्म में इस उपकला के कोशिका समूह आप मिलते हैं या पाए जाते हैं, ये कह रहे हैं। तो आपने देखा कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं जो जैसे स्तंभाकार है वो हमारी त्वचा में पाई जाती हैं। ग्रंथिक उपकला जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? रक्त ग्रंथियों में पाई जाती हैं। शल्की उपकला है, षटकोणी, अष्टकोणी है, वो सारे उपचर्म में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जितने प्रकार की त्वचा या स्तर पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के जो हमारे शरीर में, सब में सभी प्रकार की कोशिकाओं का आकार वगैरह सब अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं पेशी ऊतक की। पेशी ऊतक क्या होते हैं? पेशी ऊतक जो होते हैं प्राणियों के अकुचित होने वाला ऊतक होता है, या इनमें अंकुचित होने वाले सूत्र होते हैं जो कोशिकाओं का आकार बदल लेते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि आपका ब्लड है, ब्लड भी एक जगह से दूसरी तरफ जाता है, जो पेशी ऊतक उस तरीके से होते हैं। पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित उस ऊतक को पेशी की ऊतक कहा जाता है जो समस्त अंगों में गति उत्पन्न करता है। इस ऊतक का निर्माण करने वाली कोशिकाएं विशेष प्रकार की आकृति और रचना वाली होती हैं। तो अब आगे देखते हैं कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: रेखांकित ऊतक, अरेखांकित ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। अब इनके बारे में देखते हैं। अगर इसमें चित्र आप देखें तो अरेखित पेशी कैसे होते हैं? स्पिंडिल आकार के होते हैं। स्पिंडिल आकार के होते हैं तो इसके अंदर सार्कोलेमा पाया जाता है और एक केंद्रक होता है। उसी प्रकार रेखी ऊतक के बारे में देखें तो ये नलिका में ऊतक होते हैं। नलिका में ऊतक होते हैं, इसमें भी सार्कोप्लाज्म पाया जाता है और ये नलिका के आकार के होते हैं। इसमें भी विभिन्न केंद्रक पाए जाते हैं। अरेखित कोशिका में एक केंद्रक होता है। इसी प्रकार अगर हृदय पेशी ऊतकों के बारे में देखें तो जो हृदय पेशी ऊतक होते हैं इसमें नलिकाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं और ब्रांच बने हुए होते हैं और इन ब्रांचेस में सार्कोलेमा पाया जाता है और केंद्रक पाया जाता है। तो ये जैसे संकुचन हृदय क्या करती है? संकुचित का काम करती हैं। ये मसल्स में और बहुत प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आपने देखा है कि आप दौड़ रहे होते हैं, आपकी मसल्स जो है अंकुचित करती हैं। तो ये सारे काम पेशी ऊतक होते हैं जो कि पाए जाते हैं, उनके द्वारा ये होता है। अब धीरे धीरे आइए देखते हैं कि रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी और हृदय पेशी ऊतक के बारे में जानते हैं। रेखित पेशी ऊतक ऐच्छिक होती हैं, अर्थात इच्छा होने से संकुचित होने वाली और अस्थियों पर लगी होती है। रेखित पेशी कहाँ पर लगी होती है? जो हमारी अस्थियां होती हैं उस पर ये लगी होती हैं। ये क्या करती हैं? शरीर को गति प्रदान करती हैं। चलना फिरना, दौड़ना, पकड़ना, खड़े होना इन्हीं पेशियों के आकुंचन के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार यदि हम अरेखित पेशियां देखें तो ये हमारी इच्छा के अधीन नहीं है, ये स्वतः ही अकुचित और प्रसरित होती हैं। सारी पाचन प्रणाली ग्रस नलिका से लेकर मुख गुदा तक में इन पेशियों का प्रधान भाग रहता है। अवंगति इन्हीं की क्रिया का फल होता है। प्रत्येक नलिका, रक्त वाहिनियों तथा आशयों की भित्तियां प्रधानता इन्हीं पेशियों की बनी होती, क्योंकि जहां पर रक्त का प्रवाह होता है तो वहां पर इस प्रकार की अरेखित पेशियां पाई जाती हैं, जिनमें जैसे मैंने आपको बताया था कि वो पाइप के अनुसार होती हैं, नालियों के अनुसार, जिसमें कि केंद्रक पाया जाता है, सार्कोलेमा होता है। तो ये नलिकामय युक्त में बहती हैं। इसी तरीके से हृदय पेशी अगर कोशिकाओं के बारे में बात करें तो हृदय पेशी कोशिकाओं की रचना ऐच्छिक पेशियों के समान होती, तथापि वे इच्छा के अधीन नहीं होती, स्वतः ही संकुचन और प्रसार करती रहती हैं। वास्तव में यह सिद्ध हो चुका है कि हृदय की पेशी में स्वतः अंकुचन करने की शक्ति होती है, जो नाड़ी नियंत्रण में बिल्कुल स्वतंत्र होती है। आपने हृदय को देखा है, हृदय अपने आप धड़कता रहता है। तो हृदय की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें जो ये ऊतक होता है, कोशिकाओं या ऊतक कह लें, पेशियां होती हैं, ये अपने आप ही संकुचित करती रहती हैं।
अब पेशी ऊतक की अगर हम संरचना देखें तो पेशी ऊतक में मैंने आपको बताया था कि आरेखित पेशी स्पिंडल के आकार की होती है, रेखित पेशी नलिकामय होती है और हृदय पेशी जो आपस में ब्रांचनुमा होती है, जो आपस में जुड़ी हुई होती है। इनमें एक प्रकार का आवरण पाया जाता है जिसे सार्कोलेमा कहते हैं तथा इसमें एक केंद्रक उपस्थित होता है तथा केंद्रक को सार्कोप्लाज्म भी कहते हैं। इसमें बहुकोशिकी कोशिका द्रव्य पाया जाता है। प्रत्येक पेशी की ऊतक में गहरी पट्टी होती है जिसे ए पट्टी कहते हैं, जिसे मायोसिन जो मायोसिन की बनी होती है। इसमें हल्की पट्टी एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है। दो एक्टिन पट्टी के मध्य में एक काली छड़ होती है जिसे जेड रेखा कहते हैं और दो जेड रेखाओं के मध्य को सार्कोमियर कहते हैं। ए पट्टी के मध्य एक रहीन रेखा जिसे एम रेखा कहते हैं। एम रेखा के दोनों ओर एक पट्टी का कुछ भाग हल्का दिखाई देता है जिसे इसका एच क्षेत्र कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो पेशी ऊतक होते हैं वो मायोसिन के बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये सार्कोलेमा का आवरण पाया जाता है तथा इसमें एक केंद्रक होता है। तो इस प्रकार से इसमें ए, जेड और एच प्रकार की पट्टियां पाई जाती हैं जिस प्रकार से इन कोशिकाओं का आपस में विभाजन होता है। यदि आगे हम बात करें तो आइए कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं कि जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे कि आपने इसमें देखा कि मनुष्य के शरीर में पेशियों का कितना भाग होता है। मनुष्य के शरीर में पेशियों का 40% भाग पाया जाता है। और अब मैंने आपको बताया कि मांसपेशियों में भी पेशी ऊतक ही होता है। तो मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। अब अगर हम रेखित पेशी की केवल बात करें तो मनुष्य में कितने प्रतिशत रेखीय पेशी पाई जाती हैं? तो अगर हम देखें तो इसमें 400 पेशियां जो होती हैं रेखित पेशी होती हैं। अब सबसे ज्यादा पेशियां कहां पर पाई जाती हैं शरीर के अंग में? यदि हम पूरे शरीर के बारे में देखें और विभिन्न प्रकार की पेशियों के बारे में चर्चा करें तो सबसे ज्यादा पेशियां हमारी पीठ में पाई जाती हैं और उनकी संख्या कितनी होती है? 180 पेशियां होती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि पूरे शरीर में जितनी पेशियां होती हैं वो 40% भाग होता है। जितने भी मनुष्य में पेशियां हैं वो पेशियों का भाग कितना है? मनुष्य शरीर में 40% का पाया जाता है। और मनुष्य में मांसपेशियां 639 पाई जाती हैं। 400 पेशी रेखीय होती हैं और सबसे ज्यादा पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? पीठ में पाई जाती हैं और जिनकी संख्या 180 है। अब बात करते हैं संयोजी ऊतक की। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ये मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करती हैं या प्रत्येक अंग में पाया जाता है या ऊतकों का एक विस्तृत समूह है। संयोजी ऊतक का विशिष्ट कार्य संयोजन करना है, अंगों को आच्छादित करना तथा उन्हें सही स्थान पे रखना है। संयोजी ऊतक रेशे ऊतक होते हैं प्राणियों के। संयोजी ऊतक का मुख्य घटक क्या होता है? कोलेजन होता है। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि संयोजी ऊतक में पाया जाता है। और संयोजी ऊतक में अगर हम देखें तो रुधिर ऊतक, अस्थि ऊतक, लस ऊतक और वसा ऊतक पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाने से रक्तहीनता और एनीमिया का रोग हो जाता है। तो आपने देखा कि जो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं संयोजी ऊतक की बनी हुई होती हैं, अगर ये नहीं हो शरीर में तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। और यदि श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगाणुओं का भक्षण करती हैं, इसकी कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, क्योंकि जब आप बीमार हो जाते हैं तो उनसे लड़ने के लिए कौन सहायक होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। यदि ये शरीर में कम हो जाए तो इससे क्या होता है? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। प्लेटलेट्स रक्त के जमने में सहायक होते हैं और जब चोट लगती है तो रक्त का बहाव का नियंत्रण भी इन्हीं के द्वारा होता है। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। या कह दें कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है शरीर की? तंत्रिका कोशिका ही है, जो कि संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक, या कह दें मस्तिष्क तक हमारे पहुंचाती है कि हम मस्तिष्क से जब ये संदेश पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें क्या परेशानी है या भूख लगी या प्यास लगी। तो इस प्रकार ये तंत्रिका तंत्र इन चीजों में सहायक होते हैं। यदि इनकी संरचना के बारे में हम देखें तो ये नीचे से तंत्रिकाक्ष पाया जाता है। इन तंत्रिकाक्ष के द्वारा ही
क्या होता है कि कई सारी तंत्रिका कोशिकाएं लंबाई में जुड़ती हुई चली जाती हैं और सीधे ही हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। और इसके बीच में बहुत सारे तंत्रिकाक्ष होते हैं। तंत्रिकाक्ष, ये कई सारे तंत्रिकाक्ष मिलके रेविनियर नोड होते हैं जिनके द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं और इन्हीं के द्वारा ये आगे एक न्यूरोलेमा पूरा पाया जाता है। इस न्यूरोलेमा के द्वारा ही कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई थी। अगर इनके हम प्रकार देखें तो ये 3 प्रकार के होती हैं और जिसमें कि देखें एक आच्छादक लगा होता है। आच्छादक के आधार पर ही ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें आच्छादक एक में नहीं पाया जाता है, दूसरे में कम होता है और एक में विकसित आच्छादक होता है। यदि हम संवहन की बात करें, क्योंकि संवहन मैंने आपको बताया कि जो तंत्रिका कोशिका है वो शरीर में पूरे एक जगह से दूसरी तरफ फैली होती है। हमें कोई चोट लगती है तो उसका एहसास भी हमें तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है और कह लें कि उसके एहसास भी हमें तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। तो हम अपने आप ही उसके पता चल जाता है कि हमें कोई चोट लगी है या हमें भूख लगी है या हमें प्यास लगी है। तो इस प्रकार के संदेश तंत्रिका तंत्र द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। अब बात करते हैं, यही है जंतुओं और पौधों में समन्वय, कि यदि हमें कोई भी चीज, कोई भी परेशानी होती है तो किसके द्वारा हमें पता चलता है, वो तंत्रिका तंत्र द्वारा पता चलता है और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा ही पता चलता है। यदि हम तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करें तो जिसमें मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिका कोशिकाएं आती हैं, जिसमें तंत्रिका कोशिका में क्या क्या आती हैं, कपाल तंत्रिका और रीढ़ तंत्रिका होती हैं। मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाए जाते हैं जिसके द्वारा हमें सभी चीजों का ज्ञान मिलता है कि हमें क्या परेशानी है, तो हम उसका आगे निवारण करते हैं। उसी प्रकार अंतःस्रावी तंत्र भी जंतुओं के समन्वयन में बहुत सहायक होता है। अंतःस्रावी तंत्र भी पौधों और जंतुओं में विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे कि वो जो अंतःस्रावी तंत्र हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब आइए बात करते हैं कि आज हमने अपनी कक्षा में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने आज ऊतकों के बारे में सीखा है, तो हम जान लेते हैं कि ऊतकों की परिभाषा क्या होती है। समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाएं का समूह जिनके द्वारा विशेष कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ऊतक का निर्माण किससे हुआ है, कोशिका से हुआ है। और कोशिका क्या है, जीवन की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक जो पादपों में पाए जाते हैं और जंतु ऊतक। पादप ऊतकों में प्राविभाज्य ऊतक जो कि क्या करते हैं, तने और जड़ों को मोटाई और लंबाई में बढ़ाते हैं। स्थायी ऊतक जिसमें दो प्रकार के होते हैं ऊतक, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। आगे हमने जंतु ऊतक के बारे में पढ़ा, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बारे में हमने आज पढ़ा है। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं जिसके द्वारा हम ये समझ लेते हैं कि आज जो हमने कक्षा में ज्ञान प्राप्त किया है हमने उसमें कितना सीखा है। इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाने हैं। एक तरफ खंड का दिया गया है, दूसरी तरफ खंड खा दिया गया है। हम खंड का के जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को खंड खा से सुमेल करेंगे। खंड का में दिया गया है, जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि किसके द्वारा होती है, शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि प्राविभाज्य ऊतक के द्वारा होती। मक्खी, तंत्रिका ऊतक, संवाहन ऊतक और अमीबा। उसी तरह दूसरी तरफ खंड खा में दिया गया है बहुकोशिकीय जीव, संदेशों का संवाहन प्राविभाज्य ऊतक, एक कोशिकीय जीव और जाइलम। आइए इन दोनों को हम मिलाते हैं। जड़ों की शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि किसके द्वारा होती है, प्राविभाज्य ऊतकों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, प्राविभाज्य ऊतक के द्वारा होती है। मक्खी, अगर हम मक्खी देखें तो मक्खी क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। तो मक्खी किस प्रकार का जीव है, बहुकोशिकीय जीव, क्योंकि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब तंत्रिका ऊतक क्या होता है, तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि तंत्रिका ऊतक मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये एक संदेशों का एक जगह से दूसरी जगह तक संवाहन करती हैं। तो तंत्रिका ऊतक क्या कार्य करती हैं, संदेशों का संवाहन का कार्य करती हैं। इसी तरीके से संवाहन ऊतक किसमें पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। और ये क्या कार्य करते हैं, पौधों में जड़ों से जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना और पौधों के विभिन्न भागों में बना हुआ भोजन पौधों के और दूसरे भागों में पहुंचाना, जिससे कि वे कार्य कर सके, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों है। तो संवाहन ऊतक क्या हो गए, जाइलम हो गए। अमीबा क्या हुआ आपका, एक कोशिकीय जीव कहलाएगा। अमीबा किस प्रकार का जीव होगा, एक कोशिकीय जीव। तो
अब मैं समझती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है आज के पाठ को। और अब आपका गृह कार्य में आपको करना है पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं चित्र द्वारा स्पष्ट करना है, और प्रविभाज्य ऊतक की 2 विशेषताएं बताएं और ये कहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में लिखेंगे। तो अब आपने पाठ को पूरा समझ लिया है। उसके साथ साथ अब आगे के भाग में मैं आपको अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बताएंगे, और आप पाठ को पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।